हेलो हाय एंड वेलकम टू सीरियस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं 50 गोल्डन रूल्स। ऐसे रूल्स है ये जिनसे बेस्ड क्वेश्चंस भैया एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। सिर्फ स्पॉटिंग एरर्स में ही नहीं, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में ही नहीं, बल्कि कभी कभार सेंटेंस कंप्लीशन में भी आपको ये देखने के लिए मिल जाते हैं। 2024 से सेंटेंस कंप्लीशन नाम के क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। 2016 के पहले या 17 के पहले ये आया करते थे, फिर बीच में गैप ले लिया और 24 से फिर ये आने लग गए। तो देखो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं भैया, कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चंस इनसे देखने के लिए आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो देखो, 10 स्पॉटिंग एरर्स हो गए, 10 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए और 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो टोटल सवाल कितने हुए? 30 सवाल। इन 30 क्वेश्चंस में कम से कम ये पूरे ग्रामर के रूल्स आपके काम आएंगे। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि जो आपको क्लोज कॉम्पोजिशन मिलता है, यानी कि एक पैराग्राफ जिसमें से 10 शब्दों को छांट के बाहर निकाल दिया गया है और आपको हर शब्द भरने के लिए 4 या कभी कभी 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनके लिए भी कई बार आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पता होना बेटा बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं, अगर वो नहीं आता होगा मतलब वो क्वेश्चन तो गलत होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी। समझ आ रहा होगा? यानी ये 50 गोल्डन रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका ये निभाने वाले हैं। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें हमने सीखी हैं, बहुत नई नई चीजें सीखी थी, कुछ आपको पहले से आती होंगी, उनको मैंने सम अप किया होगा, या कुछ नई नई चीजें तो डेफिनेटली मैंने आपको सिखाई होंगी। अब बात यह है कि आगे और कौन सी चीजें सीखनी है, इस पे बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने नाउन्स, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, ये कुछ चैप्टर्स पढ़े। फिर हमने बात करी थी वर्ब्स की। अभी वर्ब आते ही एक बड़ा सा डर आ जाता है कि भैया वर्ब तो बड़ा मुश्किल होता होगा। फिर उससे भी बड़े पापा कौन से होते हैं डर वाले, उसके बड़े पापा होते हैं टेंसेस। अब टेंसेस का नाम लेते हैं ना बच्चे, थोड़ा सा पीछे जाने लगते हैं। शायद आप भी ऐसे ही बच्चों में से एक होगे ना कि टेंसेस वेंसेस यार नहीं पढ़ाओ, बाकी एग्जैक्टली रूल्स बता दो क्या क्या करने हैं, रट के चले जाएंगे, एग्जाम में लिख देंगे। लेकिन बेटा कई बार ऐसा देखा गया है, या मोस्टली आप कह लो आपके एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि सिर्फ रूल्स रटने से काम ही नहीं चलेगा। अगर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको सेंटेंसेस की, तो फिर आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ये बात अभी आगे चल के आप जब पेपर्स को देखोगे, आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने कराए हैं उनको देखोगे आप, तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ यार सर तो सही कह रहा था। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी चीजें हम पढ़े उसमें बेसिक स्ट्रक्चर भी हमको सीखने को मिले, साथ ही साथ जो एक्सेप्शनल रूल्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी सीखने को मिले, और साथ ही साथ अगर इसमें प्रैक्टिस भी हो जाए तब तो चार चांद ही लग जाए। तो चलो आज कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ढेर सारी चीजें पढ़ ली हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाया है। आई गेस लास्ट प्रैक्टिस हमने कंडीशनल वाले के साथ करी थी, याद होगा ना आपको? हमने कंडीशनल के सेंटेंसेस पढ़े थे, रियल वाले, इमेजिनरी वाले, फिर हमने विश वाला सेंटेंस पढ़ा था, उनमें भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तब से लेके अभी तक प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई है, तो आज क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 50 गोल्डन रूल्स में बेटा आज हमें बात करनी है, देखो टेंसेस की बात तो कर रहे थे, अब टेंसेस में कुछ और स्पेसिफिक चीजें थी जिनमें हमने बात करना शुरू किया था। जैसे कल हमने बेटा सीखा था सिंस कब लगाते हैं, है ना? सिंस कब लगाया जाता है और फॉर कब लगाया जाता है, सिंस और फॉर कब लगाया जाता है, ये मैंने आपको सिखा दिया था। अब बात ये होगी सिंस कब लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेटा यहाँ पे सिंस में आई में पॉइंट लगा है, इसलिए ये क्यों यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए इसको हम यूज करते हैं। फिर मैंने बताया था कि फॉर क्यों यूज होता है बेटा? स्ट्रेच ऑफ टाइम बताने के लिए, या फिर आप ऐसा कह लो कि जब भी कभी मुझे बताना होगा कि वही टाइम का लेंथ दिया हुआ है ना? तो ये टाइम का अगर स्ट्रेच दिया होगा या लेंथ दिया होगा, तब आप किसको यूज करोगे? लेंथ ऑफ टाइम बताने के लिए क्या यूज करोगे आप? भैया फॉर यूज करोगे। ये दो बातें हमने कल सीखी थी। फिर इसके अलावा हमने फ्रॉम भी सीख लिया था, अगर आपको ध्यान हो। भैया फ्रॉम कब यूज करते हैं? जब भी स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है या एंडिंग पॉइंट बताना होता है एक साथ, तब हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम यूज करते हैं। और फ्रॉम अकेला नहीं आता भैया, अपनी क्या लेके आता है? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। गर्लफ्रेंड कौन फ्रॉम की? टू है फ्रॉम की गर्लफ्रेंड। वैसे ही बिटवीन भी आते हैं भाई साहब, ये किसके साथ आती हैं? बिटवीन मान लेते हैं लड़की है, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है, जो कौन होता है बेटा? एंड होता है। तो फ्रॉम अपनी गर्लफ्रेंड टू के साथ आएगा और बिटवीन अपने बॉयफ्रेंड एंड के साथ आएगी। याद रखिएगा इन चीजों को, वरना ये बहुत दिक्कत कर देंगे। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं बेटा। देखो ध्यान से समझो इसको। अब फिर आगे बात आती है बेटा कि जो सिंस और फॉर होते हैं, सिंस और फॉर होता है, सिंस और फॉर, ये बेटा सिर्फ टाइम बताने के लिए ही यूज नहीं होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ टाइम ही बताने के लिए यूज नहीं होते हैं,
बट पहले हम सिर्फ टाइम वाला समझेंगे, उसके बाद ये क्यों और यूज हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो सिंस लगाना है कि फॉर, ये हमने कल सीख लिया था कि सिंस आपको कब लगाना है, जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया रखा है, जैसे 1975 एक पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर मैंने कहा जैसे 3 इयर्स लिखा है, मतलब 3 साल तक कोई चीज खींची है, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया स्ट्रेच ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम। क्या लगाओगे, फॉर लगा दोगे। ये बात समझ गए थे। अब क्या क्या ध्यान रखना है वो जरा इंपॉर्टेंट चीजें जरा आप यहाँ पे समझिए बेटा। देखो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है इसमें वो क्या है, देखो बेटा, सिंस प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम लिखा होगा आपके एग्जाम में, या फॉर प्लस टाइम लिखा होगा, फॉर प्लस टाइम। ये है पहली चीज जो आपको समझनी है, सिंस प्लस टाइम होगा या फॉर प्लस टाइम होगा। ये है पॉइंट नंबर 1 जो आपको समझना है। जब भी कभी किसी सेंटेंस में आपको सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम देखने को मिल जाए, अब आपको क्या करना है वो बात को आप ध्यान से समझिए। ये है पॉइंट नंबर 1। अब हमें जो समझना है वो ये है कि सिंस, यहां लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन को इसी तरीके से बना सकते हैं, सिंस प्लस टाइम अगर लिखा है या फिर फॉर प्लस टाइम लिखा है, देखो टाइम के हिसाब से सिंस या फॉर लग जाएगा, है ना। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी कभी ऐसा लगा होगा, जो भी वर्ब इनके जस्ट पहले लगी होगी, जो भी वर्ब फॉर्म इनके पहले जस्ट लगी होगी, वो हैज हैव वाली होनी चाहिए। फिर से समझो, जो भी सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम के पहले भैया जो वर्ब लगेगी वो हैज हैव के फॉर्म में होनी चाहिए। आसान सी बात है। देखो जैसे यहां पे लिखा है भैया, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग माई फूड, माई फूड, आई एम ईटिंग माई फूड लिखा है, फिर आगे थोड़ा सा सिंस प्लस टाइम कुछ भी लिखा था, सिंस मॉर्निंग या सिंस आफ्टरनून ऐसा कुछ लिखा था, ठीक। अब इससे मतलब क्या है, जैसे सिंस प्लस टाइम इस सेंटेंस में मान लो फूड के बाद में सिंस प्लस कोई टाइम लिखा हुआ है। अब जैसे ही सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम आ गया, इसके पहले वाली वर्ब कौन सी है बेटा, देखो सिंस के पहले फूड वर्ब नहीं है, माय नहीं है, ईटिंग और एम है यहाँ पे वर्ब, यही है वर्ब। अब करना क्या है, रूल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो इसको। रूल भैया ये कह रहा है कि जब भी कभी ऐसा होगा तो यहाँ पे हैज हैव वाली वर्ब आएगी, ठीक है। तो एम यहां से हटा देंगे, यहां पे क्या लगा देंगे बेटा, हैव लगा देंगे। लेकिन आपको पता है हैव के बाद आईएनजी आ ही नहीं सकता, क्या लगाना पड़ेगा, हैव बीन प्लस आईएनजी होता है। तो आई हैव बीन ईटिंग माई फूड सिंस जो भी टाइम दिया हुआ है, ये पहली बात है। यहां पे फॉर प्लस टाइम भी हो सकता था। अगर किसी ने बोला आई हैव बीन ईटिंग माई फूड फॉर लास्ट 3 आवर्स या फॉर लास्ट 2 आवर्स, अब स्ट्रेच ऑफ टाइम हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब भी हम फॉर प्लस टाइम को सही रहने देंगे और क्या करना पड़ेगा, अगर यहां आई एम ईटिंग लिखा है तो मैं किस में बदलूंगा इसको, हैव बीन में इसको बदल दूंगा। बोलो बात समझ आ रही है। मतलब इनको एम से बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे आप देखोगे ना कि मतलब जब आप लव मैरिज करने के लिए जाओगे तो बोलेंगे ना, लव मैरिज में हमको कोई भी ले आओ, कोई भी ले आओ, लेकिन हमको किससे प्रॉब्लम है, तुम बस लव मैरिज ना करो, है ना। मतलब बोलेंगे अपने कास्ट का हो तब ले आओ। अब मतलब हमेशा प्रॉब्लम ही रहती है। जैसे यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया आई हैव ईटन, अभी भी ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो जैसे लव मैरिज वाला केस होता है ना कि भैया कुछ भी आप कर लो, लेकिन वो आपने सेलेक्ट किया है इसलिए नहीं होगा, हम अपना लगाएंगे। तो यहाँ पे भैया हैव बीन प्लस आईएनजी जनरली रहता ही है। और मोस्टली केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, जब भी कभी एक सेंटेंस लिखा होगा इसमें सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम लिखा होगा, ज्यादातर केसेस में बात यहीं आके फंस जाएगी। तो ये एक तरह का ये हो गया कि भैया यहाँ पे आपने वर या वधु अपने लिए सेलेक्ट कर लिया है और पिताजी तो मानेंगे ही नहीं, तो आपको इसी को बदलना पड़ेगा और अल्टीमेटली तभी सेंटेंस सही माना जाएगा। समझ रहे हो, जब भी सिंस प्लस टाइम फॉर प्लस टाइम सेंटेंस में लिखा होगा, देखो ये मैं बात कर रहा हूं, अगर हम बात करें 2015 से लेके आपके जो 2015 से लेके 2024 तक के जो पेपर्स हैं उसकी अगर हम एनालिसिस की बात करें तो मोस्टली अगर मान लेते हैं 2016 के दोनों सेट्स से लेके 2024 के दोनों सेट्स तक कितने पेपर हो गए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9, 9 2 18, 18 पेपर की अगर हम बात करें और लेट्स अज्यूम 18 पेपर्स में टोटल मिला के लगभग 50 क्वेश्चंस आए होंगे इन पे बेस्ड, इतने आए होंगे, चाहे स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में आए हो चाहे किसी फॉर्म में आए हो, इतने आए होंगे। मान लेते हैं 50 क्वेश्चन आए एग्जैक्टली। अब इस 50 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चंस में बेटा यही गलती होगी,
48 क्वेश्चंस में यही गलती होगी, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। तो जब भी कभी इतना ही लिखा हो फॉर प्लस टाइम तक, तो गलती मोस्टली यहीं पे ही होगी, भैया आपने गलती किया, आपने दूसरे रिलीजन का अपना हस्बैंड चुन लिया। अब पिताजी तो नहीं मानेंगे, पिताजी को क्या चाहिए, जो हम बता रहे हैं वो वाला लगाओ। आपने कहा चलो यहाँ पे पिताजी मैं आई वॉज ईटिंग लगा दूंगा ना, ये नहीं चलेगा, हम हैव बीन ही लेंगे, अपना ही रिलीजन वाला लेंगे भैया, हमको नहीं पसंद है कि कोई और के साथ जाओ। तो यहाँ पे भैया यही वाली चीज आप फिट कर सकते हो, ठीक है। सो आई हैव बीन ईटिंग माई फूड सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम के साथ में इसको सीधा सीधा फिट कर देंगे, ठीक। अभी दूसरी बात देखो कौन सी हमें समझनी है, देखो ध्यान से। अब दूसरी चीज, अब यहाँ पे क्या आता है भैया, जैसे मान लो हमने देखा आई, अगर मैंने लिखा यहाँ पे आई हैव बीन ईटिंग, I have been eating my food. I have been eating my food since he had, एक सेकेंड, I have been eating my food since he had arrived. I have been eating my food since he had arrived. ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज तो ये क्लियर हो गई भैया कि यहाँ पे जो हमने चीज समझी थी वो तो ठीक है। कौन सी चीज समझी थी कि जब भी कभी सिंस प्लस टाइम लिखा होगा हम क्या करेंगे, हमेशा वर्ब को अपने कास्ट वाला ही रखेंगे, वरना ये चीज दिक्कत करने लगेगी पिताजी को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एम नहीं लगाया, वॉज नहीं लगाया, इज नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, हमने सीधा इसको क्या कर दिया, हैव बीन कर दिया। अब पहली चीज तो टेंशन दूर हो गई कि चलो अपने रिलीजन वाला है, अपनी कास्ट वाला है। सो आई हैव बीन ईटिंग माई फूड सिंस। अब यहाँ पे भैया दिक्कत हो गई, अब ये क्या हो गया, यहां तक तो सही हो गया। अब इसके बाद में क्या रूल है वो अब समझते हैं। देखो बेटा, जब भी कभी हमें सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम लिखना होता है, सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम जब भी हमें कभी लिखना होता है तो क्या करना होता है बेटा, तो इसके बाद में सीधा सीधा हम टाइम लिख देते हैं। कभी कभी टाइम यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा होगा। कॉम्प्लिकेटेड कैसे, समझिए। जैसे मान लो यहाँ पे टाइम सीधा ऐसे नहीं लिखा कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ऐसा नहीं लिखा, या फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 डेज, ऐसा नहीं लिखा है। इसने टाइम को थोड़ा सा सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया। अब आप कैसे समझोगे, जैसे यहाँ लिखा है देखो, सिंस ही हैड अराइव्ड, जब से वो आया था। अब आपको लगेगा यार ये तो अब ये कैसे करे, तो ये बेटा दूसरे टाइप की गलती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सिंस भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने पहले भी वर्ब को फिक्स कर दिया है और अपने बाद भी कौन सी वर्ब आएगी उसको भी फिक्स कर दिया है। तो समझिए हमने पहली वाली वर्ब को तो सीख लिया है, दूसरी या बाद में जो वर्ब आएगी इसको भी सीखना इक्वली इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या सीखना है, देखो ध्यान से। तो जब भी कभी ऐसा होगा, देखो इसमें कई सारे वेरिएशंस, एक आध वेरिएशंस और पॉसिबल हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल बकवास है, इसलिए आप सिर्फ इतना समझो जितना अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं। आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई एक भी नहीं बचेगा, ठीक है। इसे ध्यान लगा के समझ लो। अब ये पिताजी ने 2 कंडीशन लगा दी कि नहीं भैया पहले तो रिलीजन ऐसा होना चाहिए, तो चलो इस बार क्या हुआ, लड़का जो भी लड़की को पसंद करके लाया उसका रिलीजन अपना ही वाला था, उसकी कास्ट वास्ट अपनी थी। अब पिताजी को लगा कि चलो ठीक है। अब पिताजी बोले चलो भैया ये तो ठीक हो गया कि तुम अपने रिलीजन में लाए हो, लेकिन यार ये थोड़ी मॉडर्न है, ये जीन्स टॉप पहनती है, इसको साड़ी नहीं पहनती है। अब पिताजी को ये दिक्कत भी होने लगी। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा आप फंस गए कि भाई यार ये बात भी है, लेकिन पिताजी ने पहले तो बताया नहीं था। तो आप जाके यहाँ पे पिताजी से पूछ रहे हो कि भैया अभी तो आपने बताया नहीं था। अब आप इतना भी नहीं चलेगा यार कि अब देखो यहाँ पे जीन्स टॉप और साड़ी का डिफरेंस क्या है बेटा। यहाँ पे पिताजी ने बोला कि भैया हमने क्या बोला था कि सीधा सीधा साड़ी पहनने वाली लड़की चाहिए। साड़ी पहनने वाला कौन है, इसका मतलब है सिंस प्लस, सीधा सीधा लिख दो आप, सिंस प्लस मॉर्निंग लिख दो, सिंस आफ्टरनून लिख दो, ये काइंड ऑफ साड़ी है, ये काइंड ऑफ क्या है, साड़ी है, ठीक है। अब आपने बोला पिताजी लेकिन आपने बताया तो नहीं था कि सिर्फ साड़ी पहनने वाली लड़की चाहिए। पिताजी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात तुम्हारी सही है। या फिर आपने ऐसा भी नहीं बताया था कि हमें सिर्फ सूट पहनने वाली लड़की चाहिए, तो यहाँ पे फॉर प्लस टाइम क्या काम करेगा, सूट पहनने का काम करेगा। अब इसने बोला कि पिताजी चलो कुछ अग्रीमेंट कर लेते हैं कि कभी कभी वाला बात कर लेते हैं। तो पिताजी ने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पे बेटा तीसरा कंडीशन जो बन के आया, देखो पिताजी की ना ये वाली कंडीशन मानी गई और ना ये वाली कंडीशन मानी गई, ठीक। अब तीसरी कंडीशन जो निकल गई उसमें इन्होंने क्या बोला, देखो बेटा सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां लग सकती है, बाकी हैड वैड हम यहां नहीं लगाने देंगे, ठीक। अब उसने बोला चलो ठीक है। तो ये जो कंडीशन पे अग्री हुए वो क्या हुए
कि जब भी कभी सिंस या फॉर के बाद बेटा टाइम लिखा जाएगा, किसी सेंटेंस में लिखा जाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में कहलाएगा। सो सिंस ही हैड अराइव्ड में से हैड आपको हटाना पड़ेगा, आपको सिर्फ अराइव्ड लिखना पड़ेगा। सो सिंस ही हैड अराइव्ड यहां से गलत है, यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस ही अराइव्ड की बात लिखेंगे और वो सही हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ आ रही है? सो आई हैव बीन ईटिंग माई फूड सिंस ही हैड अराइव्ड को हटा के सिंस ही अराइव्ड लिखेंगे। पिताजी भी खुश और बेटा भी खुश, और फिर अब अल्टीमेटली इनकी शादी हो गई है। सो दैट्स हाउ दिस फिट्स। इससे हमें एक जिस्ट क्या मिलता है बेटा, कि जब भी कभी सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम लिखा होगा, पहले आपको हैव बीन वाले कॉन्टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। मतलब हैव आना तो मैंडेटरी है, बाकी इज एम आर वॉज वर आते ही तुरंत नष्ट हो जाएगा सेंटेंस। सिंस के बाद में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिख सकते हो अगर सेंटेंस के फॉर्म में आगे बात हुई है तो, वरना आपको और जो भी फॉर्म लिखी हुई है, यहां पे अगर हैव लिखा होता तो भी गलत हो जाता। क्लियर है? तो यहाँ पे हैव, हैड, हैज कुछ भी गलत है, यहाँ पे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म बेटा लिखना पड़ेगा। सो सिंस ही अराइव्ड लिख के ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात थी जो आपको पहली समझनी थी। अब देखो सिंस और फॉर जो होते हैं, सिंस और फॉर जो होते हैं, ये और क्या काम कर सकते हैं बेटा? सिंस और फॉर बिकॉज का भी काम करते हैं। सिंस और फॉर बिकॉज का काम भी करते हैं। ये कैसे होगा? अभी देखो ध्यान से समझो। सिंस और फॉर बिकॉज का काम कैसे करेंगे? देखने से तो लग ही नहीं रहा कि बिकॉज भी बन सकते हैं, लेकिन बेटा ऐसा होता है। देखो, आई हैव टोल्ड हिम all the secrets. I have told him all the secrets since he deserves to know them all. अब यहां पे बेटा मैंने since लगाया है, ठीक है? अब since का मतलब यहां पे क्या है? मैंने उसको सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं क्योंकि वो डिजर्व करता है सारे सीक्रेट्स जानना। तो यहां पे सिंस का मतलब क्या निकल रहा है बेटा? सिंस का मतलब निकल रहा है बिकॉज। सिंस का मतलब निकल रहा है बिकॉज। तो देखो सिंस और फॉर बिकॉज के लिए भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये टाइम ही बताने के लिए यूज होंगे। तो ये बात समझ लो आप कि जब भी कभी सिंस ऐसे सेंटेंस में बीच में यूज हुआ होगा जहां पे ये बिकॉज को बताने का काम कर रहा होगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, आई हैव टोल्ड हिम ऑल द सीक्रेट्स सिंस ही डिजर्व्स टू नो देम ऑल, इसका मतलब यहां पे जब तक या तब तक थोड़ी है, या कब तक का आंसर थोड़ी दे रहा है। इसका मतलब सिंस में आप क्या रख के देखोगे? सिंस जहां पे भी लिखा होगा वहां पे आप बिकॉज को अज्यूम करके देखोगे। अगर ये बात सही है तो सिंस यहां पे रहने देंगे। क्लियर है? समझ आ रहा है? ये ऑलरेडी लगा हुआ होगा, आपको सिर्फ करना क्या होगा? चेक करना होगा कि भैया यहाँ पे बिकॉज की जरूरत है कि नहीं। अगर बिकॉज की जरूरत ही नहीं होगी तब यहाँ पे सिंस आपको काट देना होगा। सिर्फ इतनी सी गलती आएगी बेटा, ठीक है? जैसे मान लो अच्छा यहां पे बट का भी काम करता है, ये यहां पे ये बट का काम भी करता है। नहीं, बट का काम तो नहीं कर सकता, बिकॉज का ही काम करेगा। सिंस और फॉर दोनों बिकॉज का ही काम करते हैं, बट का काम करने में ही सेंटेंस को गलत कर देगा ये। तो कई बार आपको मिल सकता है बिकॉज का काम करने के लिए। देखो कैसे होगा बट का काम, लेकिन ये करेगा नहीं, बट आपको सेंटेंस में हो सकता है दे दे। जैसे देखो यहाँ पे आई कैन अटेंड द फंक्शन, I can attend the function because since I can attend the function since my parents will not allow me. Since my parents will not allow me. ये एक सेंटेंस लिखा है, I can attend the function since my parents will not allow me. अब यहां पे देखो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है यहां पे सिंस लगाने का। मैं फंक्शन अटेंड कर सकता हूं क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं अलाउ करेंगे। अरे यहां पे सिंस का मतलब क्या निकल रहा है? अगर मैं यहां पे बट लिख दूं तब यहां पे ये सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन सिंस का मतलब बट तो निकलता ही नहीं है, यानी कि यहां पे सिंस गलत यूज किया गया है। तो ऐसी एरर्स आपके एग्जाम में आ सकती है बेटा। यहां पे किस चीज का रिक्वायरमेंट है? बट का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज का रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं है। इसीलिए आई कैन अटेंड द फंक्शन बट माई पेरेंट्स विल नॉट अलाउ मी, ये सही होगा। यहां पे सिंस लगाना बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो आपको सीखना है जो चीज, वो चीज क्या है? नेक्स्ट बेटा हम सीखेंगे कि ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं
नाउ वी लर्न अबाउट, देखो यहाँ पे वर्ड्स विच आर ऑलवेज फॉलोड बाय आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनके जस्ट बाद में हमेशा क्या आ जाएगा बेटा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा आपको इनके बाद में चाहिए होगा। अब ये कैसे वर्ड्स हैं, इनके बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए? तो ये तो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन समझो आपको क्या करना है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये चीज थोड़ी सी देख लेते हैं बेटा। देखो कई सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिसमें आईएनजी लगने का कोई तर्क बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको वहां पे आईएनजी लगाना होगा। जैसे एग्जांपल अभी दिखाता हूं, चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटा, वी आर ऑलरेडी लेट। अगर मैंने एक एग्जांपल लिखा, ध्यान से देखिए इसको, वी आर ऑलरेडी लेट, इट इज नो यूज to go in the meeting, अगर एक सेंटेंस यहां पे मैंने आपको लिख के दिखाया, वी आर ऑलरेडी लेट, इट इज नो यूज टू गो इन द मीटिंग, ठीक है, ये सेंटेंस एक लिखा हुआ है। अब यहां पे आपको अगर समझ नहीं आया है अभी भी, तो ध्यान से देखो इसको, नहीं तो ये चीजें दिमाग से उड़ेंगी। यहां तक तो ठीक था, वी आर ऑलरेडी लेट तक तो ठीक था। जब भी कभी ऐसा लिखा होगा इट इज नो यूज, जब भी बेटा कभी यूज ये लिखा होगा इट इज नो यूज, अभी और वर्ड्स बात करेंगे। अगर कभी इट इज नो यूज लिखा है तो उसके बाद में आप कोई और वर्ब फॉर्म को यूज नहीं कर सकते। आपको हमेशा इट इज नो यूज के बाद में ये जो टू गो लिखा है इसको आपको काटना पड़ेगा, इसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा गोइंग। इट इज नो यूज गोइंग इन द मीटिंग नाउ, या गोइंग इन द मीटिंग। बात समझ आ रही है? तो करना क्या है एक्चुअली में, अब जितने भी वर्ड्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इनके जस्ट बाद में कोई भी वर्ब फॉर्म लगी हो, आपको उसको काट देना है और सीधा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को लिख देना है। 2016 में बहुत प्रोमिनेंटली ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे स्पॉटिंग एरर्स में, उसके बाद भी कई सारे एग्जाम्स में प्रोमिनेंटली पूछे गए, लेकिन एक दो ऐसे क्वेश्चंस आए। 16 में आई गेस 3 4 5 क्वेश्चंस ऐसे देखे गए थे, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये वाली चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आपको आईएनजी लगाने पर भी सही लगेगा, बिना लगाए भी सही लगेगा, लेकिन आपको करना क्या है बेटा, आईएनजी वाला ही लिखना है, वरना ये सारी चीजें गलत मानी जाती हैं। ठीक है, कौन से वर्ड्स हैं चलो देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं आज। तो चलो पहला देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं बेटा। वो वर्ड्स हैं, सबसे पहला है एडमिट। सबसे पहला है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है कोई चीज की हामी भर लेना है, कोई चीज को मान जाना। जैसे बोला था कि हाँ मैं एडमिट करता हूं कि मैंने ये काम किया है, सो एडमिट का मतलब होता है एक्सेप्ट भी कर लेना। ठीक है, एडमिट है यहाँ पे। फिर दूसरा है अवॉइड, फिर आता है बेटा डिले, देन वी हैव डिनाई, फिर वी हैव डिटेस्ट, DETEST, एडमिट, अवॉइड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, फिर आता है एंजॉय, है ना। एक एक करके इनके मतलब बताता जाता हूं। देखो एडमिट का मतलब हो गया किसी चीज को अप्रूव कर लेना या किसी चीज को एडमिट कर लेना, मतलब मान लेना। फिर भी आप अवॉइड, मतलब ऑब्वियसली किसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं, मतलब जाने देना कि हाँ ठीक है यार हो गया, सही है, बढ़िया है, ऐसे कर देना। डिले मतलब देर कर देना, डिनाई मतलब मना कर देना कि भाई ये नहीं हो पाएगा, अब तुम अपने आप से देख लो, दिस इज डिनाइल। फिर आता है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना या जिसको घृणा करना बोला जाता है। ठीक है, नफरत या घृणा जिसको बोला जाता है, दैट इज डिटेस्ट। फिर आता है एंजॉय। एंजॉय का मतलब होता है मजे करना या एंजॉय करना, ऑब्वियसली एंजॉय। फिर उसके बाद में आता है एंजॉय के बाद में आता है बेटा रिग्रेट। उसके बाद में आता है एडमिट, अवॉइड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, एंजॉय। फिर आता है एक्सक्यूज, उसके बाद में आता है इट इज नो यूज। देखो यहाँ पे ऑफ नहीं है, अगर ऑफ आप लगा दोगे तो जो भी बात आपको कहनी है वो पहले ही कह दी गई होगी, लेकिन अगर ऑफ नहीं लगेगा तो बात जो भी होगी वो आगे कही जाएगी। जैसे मैंने बोला कि आई एम नॉट गोइंग देयर, इट इज ऑफ नो यूज, मतलब मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मेरा वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑफ नो यूज लगाऊंगा। लेकिन अगर मुझे यूज करना है इट इज नो यूज, तो उसके बाद में मुझे बताना पड़ेगा कि गोइंग देयर, जैसे इट इज नो यूज गोइंग देयर। ठीक है,
तो इट अगर हम ऑफ नहीं लगाते हैं तो जो भी बात होगी वो बाद में कही जाएगी, अगर ऑफ लगा दिया है तो बात को पहले कहना पड़ेगा, इतनी सी चीज है। देखिए फिर एक्सक्यूज आ गया, इट इज नो यूज आ गया, फिर आता है इट इज नो गुड, इट इज नो गुड, फिर आता है कुड नॉट स्टैंड, फिर आता है कुड नॉट स्टैंड। इतनी बातें बेटा अपने साथ में कभी भी अगर सेंटेंस बनाएंगी तो इनके जस्ट बाद आने वाली वर्ब कैसे फॉर्म में होगी बेटा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में होगी, वरना इसको गलत ही माना जाएगा, सेंटेंस को ये गलत कर देंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि भैया जब भी कभी ये वाले वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिख जाएं, आप इनके बाद में आने वाली वर्ब को तुरंत आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे देखो एग्जांपल देखो, वी शुड नॉट अवॉइड, यहां लिखा है वी शुड नॉट अवॉइड, we should not avoid to take any good chance, ठीक है। यहां पे अवेल भी तो होना चाहिए, नहीं अवेल यहां पे नहीं आएगा। चलो तो यहां पे वी शुड नॉट अवॉइड टू टेक एनी गुड चांस लिखा है। अब मैंने देखा भैया सेंटेंस तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही अवॉइड आया तुरंत मैंने क्या देखा कि यार अवॉइड तो किधर आता था, अवॉइड उन्हीं वर्ड्स की लिस्ट में आता था भैया जिनके बाद आईएनजी लगाना था। तो अवॉइड को मैंने पकड़ा और देखा यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे तो टू टेक लगा हुआ है, तो टू टेक का मतलब यहाँ पे गड़बड़ है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। और ये ठीक करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे टू टेक हटा के मुझे टेकिंग लगा के इसको ठीक करना पड़ेगा। सो वी शुड नॉट अवॉइड टेकिंग एनी गुड चांस होगा, तब ये सही माना जाएगा, राइट। सो यहाँ पे वी शुड नॉट अवॉइड के बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लिख के तब इसको सही बनाएंगे। ठीक है बेटा, समझ गए आप। तो इनमें से कुछ भी आ जाएगा, आपको उसके बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी पड़ेगी। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपने अभी तक चीजें पढ़ी हैं, मतलब टेंसेस में और वर्ब्स में पढ़ी हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको देता हूं, करके बताइएगा इसमें कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद सबको डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये सामने रहा, किसी ब्राइट कलर से लिखता हूं वरना आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं ब्लू कलर से। तो यहाँ पे भैया पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिएगा इसको आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला, अब ये पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टिल you do not obey, option number A, still you do not obey my orders even if part number B, even if I scold you, even if I scold you। ये हो गया दूसरा, सॉरी पार्ट नंबर सी, लास्ट इज नो एरर, दिस इज पार्ट डी। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सेकंड क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, मुझे फर्स्ट का आंसर चाहिए कि क्या आ रहा है इसका, जल्दी से लिख के दिखाइए। सेकंड क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, we all enjoyed option number part number A to dance swiftly B option in the party last night, ये है पार्ट नंबर सी। नाउ लेट्स गेट टू नो एरर, ये है पार्ट नंबर डी। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये 3 करके तभी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर स्क्रॉल करने का सिस्टम तो है नहीं। तो चलो 3 क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए और बताएगा क्या गलती है। इफ ही हैड seen you, part number A, if he had seen you here, he shall have part number B, told your parents instantly, ये है पार्ट नंबर सी। एंड देन लास्ट में वी हैव नो एरर, ये है पार्ट नंबर डी, दैट इज नो एरर। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पे भैया 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला है स्टिल यू डू नॉट ओबे माय ऑर्डर्स इवन इफ आई स्कोल्ड यू। ठीक है, वी ऑल एंजॉयड टू डांस स्विफ्टली इन द पार्टी लास्ट नाइट। तीसरा कह रहा है इफ ही हैड सीन यू हेयर ही शैल हैव टोल्ड योर पेरेंट्स इंस्टेंटली। ठीक है, यहां पे 3 क्वेश्चंस भैया लिखे हुए हैं, आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स देने थे। आई होप आपने अभी तक इनके आंसर्स अपने दिमाग में तो फ्रेम कर ही लिया होगा बेटा। तो चलो एक एक करके इनको समझते हैं, इनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखो, यहां पे बोल रहा है स्टिल यू डू नॉट ओबे माय ऑर्डर्स। हमने सीखा था अगर सेंटेंस स्टिल से शुरू हो गया, अगर सेंटेंस प्रेजेंटली से शुरू हो गया, अगर सेंटेंस एट प्रेजेंट से शुरू हो गया, एट द मोमेंट से शुरू हो गया, या नाउ से शुरू हो गया, तो क्या करना पड़ेगा भैया, यहां पे फिर हमको वर्ब की फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। वर्ब की फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसकी वर्ब की फॉर्म होनी चाहिए। तो चलो ढूंढते हैं यहाँ पे वर्ब कहाँ है। यहाँ पे कह रहा है स्टिल यू डू नॉट ओबे। अब यहाँ पे डू नॉट ओबे लिखा है, हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली फॉर्म, जिसमें क्या होना चाहिए, स्टिल यू डू नॉट ओबे की जगह क्या लिखेंगे, स्टिल यू आर नॉट ओबेइंग लिखना चाहिए। तो यहाँ पे डू और ओबे हटेगा, आर नॉट ओबेइंग लिख के इसको हम सही बना देंगे। ठीक है बेटा, सो स्टिल यू आर नॉट ओबेइंग माय ऑर्डर्स इवन इफ आई स्कोल्ड यू हो जाएगा। तो यहां से डू हट जाएगा और यहां से ओबे हट जाएगा, ओबेइंग लग जाएगा। क्लियर है बात, समझ आ गई। अभी सीखा था कल ही कि जब भी स्टिल, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट या नाउ से सेंटेंस की शुरुआत होगी तब आपको ये काम करना पड़ेगा। देखो बीच में कहीं आ रहा है तब नहीं जरूरत है, लेकिन अगर सेंटेंस शुरू ही यहीं से हुआ है अब तो भैया करना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। चलो सेकंड देखो बेटा, सेकंड कह रहा वी ऑल एंजॉयड टू डांस स्विफ्टली इन द पार्टी लास्ट नाइट। भैया पिछली रात में पार्टी किया, धूम धड़ाका, खूब सारा पी वी लिया, नाचे ऐसा भयंकर की होश ही नहीं था। यहां पे यही चीज उठा के क्वेश्चन में लिख दिया। अब ठीक है, तो यहां पे जितने भी दोस्त हैं इन लोगों ने खूब भयंकर पार्टी एंजॉय करी थी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि भैया पार्टी तो एंजॉय करी, लेकिन पार्टी के लिए एंजॉयमेंट जो किया आपने वो जो लिखा है वो भी सही लिखा है कि नहीं, या अभी भी हो सकता है नशा ही हो भाई को। चलो देखो, वी ऑल एंजॉयड टू डांस स्विफ्टली इन द पार्टी लास्ट नाइट। अब भाई जो बता रहे हैं कि हम लोग ने पार्टी एंजॉय करी थी, तो भाई ने यहाँ पे जो अपनी बात को व्यक्त किया है कि हम एंजॉय करे थे। अब एंजॉय के बाद में ये भाई क्या करे हैं, रूल भूल गए हैं, लेकिन हम तो होशियार हैं, हमको तो मालूम है भैया क्या चाहिए। एंजॉय ऐसे वर्ड्स की लिस्ट में आता है जिसके बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भैया जो टू डांस लिखा है ना, इसको हम भैया पकड़ लेंगे, क्योंकि पार्टी तो भाई साहब ने की थी, हमने तो कोई पार्टी करी नहीं थी, हम तो पूरे होश में हैं। अब यहाँ पे टू डांस को चेंज करके मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डांसिंग लिखना पड़ेगा बेटा। तो क्या लिखेंगे, डांसिंग। सो वी ऑल एंजॉयड डांसिंग स्विफ्टली इन द पार्टी लास्ट नाइट। ये बात सही हो जाएगी, यहां से टू डांस भैया यहां से हटाना पड़ जाएगा। बात समझ आ गई है, एकदम आसान सी बात थी। तो यहां पे सीधा सीधा एंजॉयड के बाद में टू डांस को हटा के डांसिंग लिख देंगे, क्योंकि एडमिट, अवॉइड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, इन सारे वर्ड्स के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखा जाता है। ठीक है बात, चलो अगला तीसरे में बात हुई है भैया कंडीशनल सेंटेंसेस की। अगर आपको याद हो, मैंने आपको 2 कंडीशनल सेंटेंस बताया था कि भैया 2 चीजें हो सकती हैं,
एक तो जैसे इमेजिनरी हो जाएगी कि अगर मेरी शादी उससे हो जाती या अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, तो ये तो आप सिर्फ सोच रहे हो ना, ये तो रियल में नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा होता है रियलिस्टिक, जिसमें सच में ऐसा हो जाए। तो जैसे मान लो अगर आपने सोचा कि यार अगर चिली पनीर खाने को मिल जाता, तो मिल सकता है यार, जाओ पैसे खर्च करो, चिली पनीर खा लो या खुद घर लाके बना लो। तो ये चीज रियलिस्टिक है। मतलब जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम इमेजिन करते हैं, वो चीजें दो टाइप की हो सकती हैं, एक जो नहीं हो सकती और दूसरी जो रियल में पॉसिबल है। तो दो तरह से चीजें चलती हैं, एक रियल और दूसरी इमेजिनरी। अब यहां पे बात हो रहा है भैया, इफ ही हैड सीन यू हेयर। अब यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस यूज हुआ है। कौन सा वाला कंडीशनल है बेटा? ये कंडीशनल है रियलिस्टिक वाला। इफ ही हैड सीन यू हेयर, हमने क्या सीखा था? जो रियल वाला होगा उसमें पहले लगा होगा हैड और उसके बाद लगा होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, बिल्कुल ठीक बात है। इफ ही हैड सीन यू हेयर लिखा है, ही शैल हैव टोल्ड योर पेरेंट्स इंस्टेंटली, है ना? उसने क्या होता, तुम्हारे पेरेंट्स को तुरंत ही बता दिया होता कि भैया वहां देख लिए, जाके देखिए क्या क्या कर रहा है, वहां पे लाइन में लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज की बोतल खरीद रहा है। तो ये चीज पक्का पेरेंट्स को इंस्टेंटली बता दी होती। अब यहाँ पे भैया हमें एक अरेंजमेंट देखना है जो हो सकता है कि गलत हो। तो पहला वाला पार्ट तो ठीक है क्योंकि हैड प्लस V3 चाहिए था। दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं बेटा, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं? एक लगाते हैं पास्ट का मॉडल, एक लगाते हैं पास्ट का मॉडल लगाते हैं, उसके बाद में लगाते हैं हैव, उसके बाद में लगाते हैं हैव, और उसके बाद में लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये वाली चीज हमें फिक्स रखनी होती है। इसके अलावा अगर हमने कुछ भी किया तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो चलो देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट लग गया है, ठीक है, फिर यहाँ पे शैल लग गया। भैया शैल तो होता है पास्ट का मॉडल नहीं, मतलब शैल को पास्ट मॉडल नहीं माना जाता है। हमने क्या सीखा था बेटा? जैसे शैल आएगा तो उसकी जगह पे भी क्या लगा देंगे? वुड लगा देंगे। विल आएगा तो भी क्या लगा देंगे? वुड लगा देंगे। अगर मे है तो क्या लगाएंगे? माइट लगा देंगे। और अगर हमारे पास में कैन है तो क्या लगा देंगे? कुड लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शैल लिखा है, इसको काटेंगे और यहाँ पे शैल की जगह क्या लग जाएगा? वुड लगेगा, तब ये क्वेश्चन को सही बनाएगा। तो क्या हो जाएगा सही? इफ ही हैड सीन यू हेयर ही वुड हैव टोल्ड योर पेरेंट्स। तो देखो वुड यहां लगा दिया हमने, हैव पहले से लिखा था, टोल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी हो गया। तो जब भी कभी ऐसा होगा हमेशा हमको इसको मैच कराना होगा, यानी कि यहाँ पे बी वाले पार्ट में एरर हमें मिल गई है, इस वाले सेंटेंस में भी बी पार्ट में एरर मिल गई थी, इस वाले सेंटेंस में बेटा हमको ए पार्ट में एरर मिल गई है। तो फिलहाल ये तीनों क्वेश्चंस में तीनों पार्ट्स, मतलब तीन पार्ट्स में एरर हमें मिली है, जिसपे आपने आई गेस की अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि कौन से पार्ट पे क्या एरर और क्यों एरर ये वाली आ रही है। चलो बाकी के दो क्वेश्चंस भी करते हैं, होपफुली आपको ये समझ में आ गए होंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ध्यान से देखो, दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा कहाँ है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 कह रहा है आई क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन 4 कह रहा है आई एम possessing पार्ट ए हो गया ये, आई एम possessing दिस 1970 मॉडल कार, दिस इज पार्ट बी, since I was a kid, since I was a kid। अब यहां पे बात हो रही है सी वाले पार्ट की, और फिर लास्ट में है भैया नो एरर, और लास्ट में है नो एरर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है if I was a pine tree, if I was a pine tree, ये है A, I would
श्योरली, फिर ये है पार्ट बी, आई वुड श्योरली ग्रो वेरी हाई, आई वुड श्योरली ग्रो वेरी हाई। नाउ दिस इज पार्ट सी। फिर यहां पे लास्ट पार्ट है नो एरर का, फिर यहां पे लास्ट पार्ट है नो एरर का, दिस इज पार्ट डी। ठीक है, अब यहां पे बताना है भैया कौन सी पार्ट में क्या गलती है। चलो करके देखते हैं इसको। 3 क्वेश्चंस किए हैं, 2 और कर लेंगे, आज के कम से कम 5 क्वेश्चंस तो होने चाहिए। ठीक है, 4th क्वेश्चन लिखा है आई एम पोजेसिंग दिस 1970 मॉडल कार सिंस आई वाज अ किड। मेरे पास ये 1970 से मतलब 1970 मॉडल वाली कार कब से बेटा? जब मैं बच्चा था तब से मेरे पास में ये 1970 मॉडल की कार है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या सीखा था कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं बेटा जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह नहीं आ सकते। तो यहाँ पे पजेस उस वर्ड की लिस्ट में एक था। ऐसे और कौन से वर्ड्स थे? हमने सीखा था कि लव नहीं आ सकता है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह, हेट नहीं आ सकता है, सी नहीं आ सकता है, हेयर नहीं आ सकता है, HEAR नहीं आ सकता है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हमने सीखे कि भैया नहीं आ सकते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह। ऐसा क्यों होता है? देखो, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? जैसे आईएनजी में आ गए उस ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आईएनजी से पहले इज एम आर वाज वर लग गया, अब ये गलत माने जाएंगे। तो यहां पे मैं चेक करता हूं इसके पहले लगा है क्या? डेफिनेटली लगा है, पॉजेसिंग के पहले एम लगा हुआ है, यानी कि अब पॉजेसिंग को यहां से ठीक करना पड़ेगा। सो आई एम पॉजेसिंग में से पहली चीज तो एम हट जाएगा, दूसरी चीज पॉजेसिंग में से आईएनजी हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आई पॉजेस दिस 1970 मॉडल कार सिंस आई वाज अ किड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बेटा एम को हटाना पड़ेगा और साथ ही साथ यहां पे पॉजेसिंग में से आईएनजी को हटाना पड़ेगा। जब इन दोनों चीजों को रिमूव कर दिया है, अब क्वेश्चन सही माना जाएगा बेटा। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो पहले पार्ट में द आंसर वुड बी ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब 4th क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो 5th क्वेश्चन करते हैं। इफ आई वाज अ पाइन ट्री आई वुड श्योरली ग्रो वेरी हाई। पाइन ट्रीज ऑलरेडी बहुत हाई होते हैं, मालूम होगा आपको, तो यहाँ पे यही वाली कंडीशन को अज्यूम कराया जा रहा है। अब बात ये हो रही है कि यहाँ पे कंडीशनल तो लिख दिया, लेकिन कंडीशनल में क्या होता है? ये वाली कौन सी कंडीशनल है? इमेजिनरी कंडीशन है। कोई आदमी पेड़ थोड़ी हो सकता है, तो यहाँ पे कंडीशनल इमेजिनरी है। अब इमेजिनरी में हमने क्या सीखा था भैया? यहाँ पे कौन सी फॉर्म होना चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो वॉज तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होती है, लेकिन एक और बात सीखी थी क्या? कि भैया वॉज तो ठीक है, लेकिन सेकंड फॉर्म कोई भी हो सकती है, पर वॉज नहीं हो सकती है, इसलिए वॉज को हटा के यहाँ पे बेटा वर करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखो इसको। ऑलरेडी उस टाइम मैंने बताया था कि आप कभी भी यहाँ पे जब भी हम इमेजिनरी वाली कंडीशन लिखेंगे, कभी भी वॉज नहीं लिख सकते, इसके अलावा आप चाहे जो मर्जी लिखो। सो इफ आई वॉज अ पाइन ट्री गलत है, इसमें होना चाहिए इफ आई वर अ पाइन ट्री, तब ये बेटा सही माना जाएगा, वरना ये क्वेश्चन गलत कहलाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इफ आई वॉज अ पाइन ट्री कैसे ठीक होगा। इफ आई वर अ पाइन ट्री करेंगे तब ये सही हो जाएगा बेटा। क्लियर? चलो सो इतनी चीजें रखते हैं। इसमें पार्ट नंबर ए में एरर आ रही है, इतनी चीजें रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे कुछ और नई चीजें डिस्कस। होपफुली आपको ये चीजें सब समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करिए। टेंसेस का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, इसमें जो छोटी मोटी एक आध चीजें होंगी वो आपको बता दूंगा। उसके बाद चलेंगे नए चैप्टर पे जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको जाने बिना, उसको समझे बिना मत करिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगली क्लास में उसको ही शुरू करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलिए। जय हिंद।